करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। अब ये वाला हम पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक भैया। तो देखिए वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, इसको हम क्या और क्या कह सकते हैं? ऋग्वैदिक काल, क्या कह सकते हैं? ऋग्वैदिक काल। और इसका देखिए टाइम क्या हो जाएगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी BC। और इधर हाँ 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो पहले हम किस पर चर्चा कर लें? इस पर ना, पहले हम किस पर चर्चा करेंगे? पूर्व वैदिक काल पर, उसके बाद ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल पर आ रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग अभी कहाँ खत्म किए थे? सिंधु घाटी सभ्यता। हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश लगभग कब हो गया रहा होगा? अंतिम डेट हम लोग क्या मानते हैं? 1700 या 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। अब देखिए ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? वैदिक काल, वैदिक कालीन संस्कृति आपकी कहाँ से आ रही है? 1500। अब 200, ये जो 200 वर्षों का अंतराल है ये अंधकारमय है। हाँ जो भी मान लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो माना नहीं जाता है, ये अनुमानों के आईने में है। तो ये 200 वर्षों के बाद ये जो संस्कृति आई या जो काल आया उसको हम क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं या ऋग्वैदिक काल। अच्छा ये बताइए, जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में नहीं आई थी तब हम सबसे प्राचीन जो सभ्यता या संस्कृति किसको मानते थे? इसी को मानते थे। यानी कि वेदों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही हमारा सबसे पुरानी संस्कृति को हम मानते थे कि यही हमारी सभ्यता संस्कृति रही होगी सबसे पहले। लेकिन जब ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई तब से हमने ये माना कि ये जब वैदिक पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का था। बात समझ रहे हैं? पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहले क्या पढ़ाया था? पाषाण काल, उसमें भी तमाम डिवीजन। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई, उसके बाद हम कहाँ आ रहे हैं? वैदिक काल। क्रम समझ रहे हैं ना? तो देखिए एक इस पर पहले जानकारी करिए। वैदिक काल में, तो वैदिक काल को हम आर्य सभ्यता और संस्कृति के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि वेदों का ज्ञान जो है, वेदों वाला जो ज्ञान मिलता है हमको इसी वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। खास करके कौन सा वेद? ऋग्वेद। और बाकी उत्तर वैदिक काल में आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखने को मिलेंगे। तो यजुर्वेद से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हम ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल मानते हैं। इसमें देखिए कुछ खास चीजें हैं, इस पर हमें फोकस करना है। जल्दी चलिए भैया, जल्दी चलिए। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। बात समझ रहे हैं? उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? वेदों से। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। चलो देखिए वैदिक जो आपका वैदिक पीरियड है, क्योंकि इसका जानकारी किससे हो रही है? वेदों से हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। और यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी ना, लेकिन यहाँ पर क्या आप देखेंगे? ग्रामीण सभ्यता आप देखेंगे। ऋग्वेद कालीन यानी वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो कैसी है? ग्रामीण है। तो देखिए भाई यहाँ पर ऋग्वैदिक यानी वैदिक जो सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय थी। नगरीय थी, ग्रामीण थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। जस्ट उल्टा,
जैसे क्या होता है, फैशन आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन आप जैसे 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 आगे बढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, तो वहाँ भी धीरे धीरे यही नगरीकरण शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि वहाँ पर हम लोहे का ज्ञान हमको हो जाता है। लोहे का जब ज्ञान हो जाता है, और यहाँ देखिए हम लोग पशुचारण वाली अवस्था में थे। यहाँ मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। लेकिन यहाँ पर मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि हो जाता है। अब जब कृषि हो जाएगा, और जब कृषि हो जाएगा तो जो अधिशेष प्राप्त होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो कुछ मिलेगा, उसे उद्योग धंधों का विकास होगा। बिल्कुल होगा। जब उद्योग धंधों का विकास होगा तो व्यापार होगा कि नहीं? इस तरह से देखिए, नगरी ग्रामीण फिर पुनः नगरीय। अगर जब व्यापार होगा, उद्योग धंधे विकसित होंगे, तो हम किस तरफ अग्रसरित होंगे? नगरीय व्यवस्था की तरफ। नगरों का विकास जो होता है, नगरों में क्या देखने को मिलता है? व्यापार और उद्योग की। खेती भी होती है? खेती नहीं होती है। लेकिन जो भी उद्योग और व्यापार जुड़ा होता है, वो किससे जुड़ा होता है? कृषि से जुड़ा होता है कि नहीं? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। तो इसमें देखिए, आपको हम सबसे पहले बताएंगे पूर्व वैदिक काल में इन लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन, जहां से सवाल बनते हैं। ठीक, तो इनका जो है हम पहले चर्चा करेंगे किस पर? राजनैतिक जीवन पर। उसके बाद चर्चा करेंगे आर्य कहाँ से आए थे, किन विद्वानों का क्या मत है उनके संबंध में। राजनैतिक, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वह क्या था? धार्मिक। जो इनकी धार्मिक व्यवस्थाएं थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये लोग जो है वेद पुराण और ईश्वर, प्रकृति ईश्वर, जो प्राकृतिक जो ईश्वर गाड हुआ करते थे, उनके ये पुजारी हुआ करते थे। इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो है इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे? किसको माना जाता है? आर्य को माना जाता है। आर्य के बारे में आपके बारे में क्या राय है? आर्य कहाँ से आए रहे होंगे? कैसे लोग रहे होंगे? यहाँ या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या बाहर से आए हुए लोग थे? इस पर बहुत विवाद है। तो आर्य, इस सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य थे। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आर्य सभ्यता का भी नाम दिया गया है। और अगर देखें तो यहाँ आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति। ये सवाल पूछा गया है कि आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन, हाँ, और क्या होता है पर्यायवाची में? स्वामी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम, उदात्त, ये सब इसके पर्यायवाची के रूप में मान सकते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन, उत्तम या उदात्त। अब देखिए आगे कहानी की बढ़ती है तो कहते हैं कि आर्य जो थे वो उत्कृष्ट और स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। और ये लोग जब यहाँ देखिए इनके जीवन के बारे में, इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी करेंगे इन दोनों कालखंडों के अंतर्गत। तो आगे देखिए, तो इसमें हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल के विषय में सबसे पहले और उत्तर वैदिक काल। अगर देखिए इसमें डिवीजन करने का क्या मतलब निकला, कुछ बताएंगे आप लोग? डिवीजन का मतलब हुआ कि यह जो जीवन था पूर्व वैदिक काल का, यह कैसा था? इसको हम आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं ना। इन लोगों का जीवन था कबीलाई टाइप में, ठीक। और जब देखिए उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो इनमें जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। और वह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? लोहे की खोज, यानी लोहे का विकास। लोहे से हम परिचित हो जाते हैं
इसके पूर्व में किस धातु से लोग परिचित रहे होंगे? हाँ, तांबा से, कांसा से या अन्य कुछ भी जो धातु थे, खास करके तांबे से ये लोग विशेष रूप से परिचित थे। लेकिन जब लोहे का विकास होता है तभी जो है यहाँ चूंकि क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। 1500 से 1000 के काल को हम जो है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए पूर्व वैदिक काल जो इनका जीवन था कैसा था? कबीलाई था। और जब कबीलाई लोग थे तो एक दूसरे में लड़ते भी रहे होंगे निश्चित तौर पर। जब लड़ते थे तो इनमें जो है एक नेता की भी जरूरत रही होगी, एक नेता की भी जरूरत रही होगी, यानी राजा जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं था, तो एक नेता आता है। क्योंकि लीडिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी समाज में, कोई ना कोई नेता जरूर होगा, तभी वह समाज आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। किसी के नेतृत्व में लोग जो है बढ़ते हैं। तो लीडिंग जो है बहुत बड़ी बात होती है। तो उत्तर वैदिक काल में हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वैदिक काल, जो ये लगभग 1500 से 20 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में पड़ेगा ऋग्वैदिक काल। इनका जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन था वह कैसा था, उस पर हमारा फोकस रहेगा। ऋग्वैदिक काल ये लिखे ही है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वैदिक शब्द जो है वो वेद से निर्मित है। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान। थोड़ा सा और उनकी चर्चा करेंगे। जैसे वैदिक शब्द है, ये कहाँ से निकला है? वेदों से निकला है, वेद से निकला हुआ शब्द है। और वेद का मतलब, वैदिक का मतलब क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब ज्ञान से है। और इस ज्ञान के जो प्रणेता रहे होंगे वो क्या, कौन से लोग रहे होंगे? आर्य लोग। आर्य लोग, ठीक। अब आर्य लोगों के बारे में तमाम विद्वानों का क्या मत है कि ये आर्य थे कौन, आए कहाँ से थे, उनके बारे में जरा से हम लोग जानकारी कर लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वेद का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान, और आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम दात से होता है। तो वैदिक शब्द आपका वेद से निकला हुआ है। तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया। अब देखिए वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित एक नवीन सभ्यता थी। ये प्राचीन सभ्यता हम किसको मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद जो ये आर्य सभ्यता, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व अगर पूछा जाए तो हम किसे मानते थे अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता? तो वैदिक काल को ही मानते थे, क्योंकि यह प्रकाश में आई नहीं थी। अंग्रेजों के ज़माने से यह प्रकाश में आई, इसलिए यह इससे पूर्व की मानी जाने लगी, यानी ओल्ड यानी प्राचीन मानी जाने लगी। तो इसकी अपेक्षा यह कौन सी सभ्यता हो जाएगी? काल हो जाएगा, नवीन काल हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। वेद जो है आर्यों की इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। अगर जो है आपसे पूछा जाए इनके इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? वेद है। तो वेदों से जो है हम आर्यों के बारे में विशेष रूप से परिचित होते हैं। और जो वैदिक साहित्य है इसकी रचना का श्रेय सामान्यतः किसको है? आर्यों को है। वैदिक साहित्य जो है इसकी रचना का जो श्रेय है वो किसको है? आर्यों को है। वैदिक साहित्य में क्या आएगा? वही वेद आएंगे, यानी संहिता आएगी। हाँ, संहिता आएगी। संहिता में क्या हो जाएगा? वेद हो जाएंगे। आरण्यक आएगा कि नहीं? आरण्यक आएगा। और क्या आएगा? उपनिषद आएगा। और क्या आएगा? ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। यही चार आता है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, ये जो
अब संहिता के अंतर्गत 4 वेद हो जाएंगे। आरण्यक जो जंगलों में लिखा जाता था। उपनिषद क्या है? वेदों के अंत में लिखा जाने वाला। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसी वेदों का एक उपवेद कह सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तो इन्हीं चारों पर फोकस रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को है। और अब हम देख लेते हैं कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है, जिससे सवाल बनते हैं। आर्यों के मूल निवास के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद है, और इन इतिहासकारों की अपनी अपनी क्या राय है ये जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि फला विद्वान कह रहे हैं कि आर्य यहाँ से आए थे, फला विद्वान कह रहे हैं आर्य यहाँ से आए थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में हम आपको बता रहे थे, तमाम विद्वानों का अपना अपना विचार है, ये जान लीजिए। इनके संबंध में किस विद्वान का क्या अपना विचार है, ये अपना क्या विचार रखते हैं। तो देखिए, मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान, और विद्वान। तो ये देखिए, कुछ विद्वान जो है इनको क्या मानते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए थे। कह रहे हैं, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि ये लोग कश्मीर से आए थे या हिमालयी क्षेत्र से आए थे, पहाड़ी क्षेत्र से आए थे, हिमालय क्षेत्र। ये कौन से विद्वान हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये लोग हिमालयी क्षेत्र से आए थे? कौन से हैं? एलडीकल, यही सवाल पूछा जाता है। एलडीकल मानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे। हाँ, दूसरा देखिए, दूसरा है कि ब्रह्मर्षि देश मानने वाले पंडित गंगानाथ झा हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे, ब्रह्मर्षि देश। इसको मानने वाले हैं गंगानाथ झा, सर गंगानाथ झा। ये जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्वान थे, गंगानाथ झा और अमरनाथ झा, समझ रहे हैं? पिता पुत्र थे और ये वाइस चांसलर भी रहे, बहुत बड़े विद्वान थे फिलोसफी के। ये कहते हैं कि गंगानाथ झा साहब कह रहे हैं कि ब्रह्मर्षि देश। एक बार ये सवाल पूछा गया था इस टाइप में कि आप कहाँ से पढ़े हैं? भाई मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो आप गंगानाथ झा के बारे में जानते हैं? उन्होंने से पूछा गया कि जीएन झा, जिनके नाम से हॉस्टल भी बना है, और एएन झा में क्या अंतर है? ये पिता पुत्र थे, अमरनाथ झा और गंगानाथ झा। हाँ जी, एएन झा पिताजी थे और गंगानाथ झा पुत्र थे। देख लेना, चलते चलते हमने बता दिया। तो ब्रह्मर्षि देश कौन मानते हैं? गंगानाथ झा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। और दूसरे सप्त सैंधव प्रदेश मानने वालों में से डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ये कह रहे हैं आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश मान रहे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र मानते हैं कि इनका स्थान कहाँ था? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ये कह रहे हैं कि ये जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो कहाँ था? सप्त सैंधव प्रदेश। देखिए, ऐसे आएगा मैचिंग करने के लिए, एक तरफ विद्वानों का नाम रहेगा, एक तरफ आर्यों का मूल निवास स्थान रहेगा, ठीक ना? हाँ, ये देखिए। अगले देखिए, देविका प्रदेश यानी मुल्तान को इनका मूल निवास स्थान मानने वाले हैं डीएस त्रिवेदी। देविका प्रदेश यानी मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान। ये कह रहे हैं, ये डीएस त्रिवेदी महोदय कह रहे हैं कि इनका स्थान जो था देविका प्रदेश यानी मुल्तान साइड में था। डीएस त्रिवेदी कह रहे हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? मुल्तान यानी कि देविका प्रदेश में। डीएस त्रिवेदी
कुछ देखिए विदेशी इतिहासकार हैं, कह रहे हैं कि दक्षिणी रूस इनका मूल निवास स्थान था। ऐसा मानने वाले गार्डन चाइल्ड हैं। दक्षिणी रूस इनका मूल निवास स्थान मानने वाले हैं गार्डन चाइल्ड महोदय। गार्डन चाइल्ड इनका जरूर नाम रहता है मैचिंग वाले में, गार्डन चाइल्ड। ये कह रहे हैं दक्षिणी रूस से लोग आए थे, दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड। और सबसे देखिए सर्वमान्य जो सिद्धांत है मध्य एशिया, इसको मैक्स मूलर महोदय कहते हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये जो है मध्य एशिया से आए थे। तो मैक्स मूलर महोदय का ये कथन है। इस पर भी जो है हमारे मित्र थे इस समय, वो है पीसीएस, उनसे सवाल किया गया था कि सर्वमान्य सिद्धांत जो है मध्य एशिया, ये इस पर जो है मैक्स मूलर का विचार है कि आर्य लोग कहाँ के थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। उत्तरी ध्रुव को मानने वाले पंडित बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इनकी किताब का नाम बताइए जितेंद्र। गीता रहस्य के अलावा आर्कटिक होम ऑफ वेदास, इनकी किताब है। उत्तरी ध्रुव मान रहे हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक, इनको तो जानते होंगे, पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिलक महोदय जी को जानते होंगे भाई, फायरब्रांड नेता स्वतंत्रता संग्राम के, जिन्होंने गणेश पूजा होती है जैसे इस समय हम लोगों के यहाँ किसकी बहार है, अरे कांवड़ यात्रा का, इसी तरह से मुंबई में गणेश पूजा, गणेश उत्सव होता है, समारोह बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इन्होंने शुरू किया था उस टाइम पे लोगों को जागरूक करने के लिए, एकत्र करने का एक माध्यम उन्होंने बनाया था गणेश जी के पूजा। हाँ, गणेश पूजा जो शुरू किया था महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक महोदय। और काली पूजा बिपिन चंद्र पाल, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में होता है ना सबसे ज़्यादा काली पूजा। दुर्गा पूजा, अब वो तो दुर्गा पूजा इधर भी आ गया उत्तर भारत में, अरे लगभग पूरे भारत देश में होने लगा। रामलीला के स्थान पर नवरात्रि में जो है ज़्यादातर लोग वो वही माँ शेरावाली का वो सब दरबार वगैरह लगाते हैं, हाईटेक पूजा। तो ये हाँ, तो काली पूजा ध्यान रखना, पूछा जाता है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे सर। तो ये शुरू किए थे बिपिन चंद्र पाल। और गणेश पूजा जो है यहाँ महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य भी इन्होंने लिखा है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस या वेदास, ये इनकी किताब है, गीता रहस्य भी है। तो आगे चलिए, जहाँ सवाल आगे जाते हैं तो फोकस कीजिए। पंडित बाल गंगाधर तिलक क्या मानते हैं कि इन आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, हाँ उत्तरी ध्रुव। आगे देखते हैं, तिब्बत को इनका मूल निवास स्थान मानने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कह रहे हैं कि जो है इनका मूल निवास स्थान तिब्बत था। अब किसके अंडर में है तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तिब्बत था। स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी, इनका मूल निवास स्थान जर्मनी मानने वाले अंग्रेज यानी विदेशी विद्वान है हार्ट एवं पेनिका, जर्मनी कह रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, जर्मनी था। जर्मनी, हार्ट एवं पेनिका महोदय, हार्ट एवं पेनिका, ये लोग मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, जर्मनी था। हार्ट एवं पेनिका। गाइस महोदय मानते हैं कि ये लोग हंगरी के रहने वाले थे। हंगरी, हंगरी, हंगरी माने भूखा, हंगरी भूखा देश। तो ये कह रहे हैं गाइस महोदय। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, गाइस को याद कर लीजिएगा। पंडित बाल गंगाधर तिलक रहेंगे, मैक्स मूलर और गार्डन चाइल्ड, ये 3-4 लोग रहते हैं। मैचिंग के लिए सवाल आता है कि ये विद्वान जो है
कहाँ इनका मूल निवास स्थान मानते हैं, इनका अपना अपना विचार है। अब देखिए साहित्य की बात अगर हम करें वैदिक साहित्य की, तो भारतीय जो साहित्य है ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ऋग्वेदिक साहित्य जो है यानी वैदिक साहित्य भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन है। वैदिक काल का जो साहित्य है यानी वैदिक साहित्य ये जो है सर्वाधिक प्राचीन है। इसके पूर्व भी कोई साहित्य मिला है सर्वाधिक प्राचीन, यानी कि हम देखते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो है ऐतिहासिक काल में चला जाता है ना, क्योंकि लिखा पढ़ी का जो कार्य शुरू होता है यहीं से शुरू होता है। इसके पूर्व तो हम लोग अननोन हैं, समझ रहे हैं। तो जो है सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है, सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। और इस साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो 4 वेद आते हैं। 4 वेद कौन कौन से आएंगे? हाँ, ये तो आप लोग जानते हैं, 4 वेद आएंगे। और क्या आएगा? 4 इसके 4 भाग भी हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये भी हमने बता दिया। संहिता, ब्राह्मण, इसके 4 पूछा जाएगा कि वैदिक साहित्य के कितने भागों में बांटा जा सकता है वैदिक साहित्य को? 4 भागों में। किन किन भागों में? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद, इन 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तो देखिए पहले एक कहानी जान लीजिए इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में, फिर हम शुरू करते हैं, कुछ रिटेन वर्क कराते चलेंगे आगे। तो अगर देखा जाए पूर्व वैदिक काल में आते हैं सीधे। पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, यानी आर्यों का, यानी ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक कालीन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, इस पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सामाजिक जीवन तो देखिए, तो कहा जा सकता है इन लोगों का जीवन कैसा था? कबीलाई था। जीवन कैसा था? कबीलाई था, जो आपस में लड़ते भी थे। यहाँ समिति सभा और विदत, समिति सभा अभी विस्तृत ढंग से बता देंगे। समिति सभा विदत इनकी चर्चा की गई है। और गण, ये शब्द आपको मिले होंगे जब आप पढ़े होंगे इसको। तो समिति इसमें क्या होती थी? गांव के सभी, हाँ अभी बता देंगे। यहाँ पर जो है साधारण लोगों की यहाँ सभा हुआ करती थी, साधारण लोगों की सभा होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें स्त्रियां होती थी? हाँ, स्त्रियां होती थी। यही सवाल पूछा जाता है कि स्त्रियां किन सभाओं में भाग ले सकती थी। साधारण लोगों की सभा थी और स्त्री पुरुष यानी कि महिला पुरुष दोनों इसमें भाग ले सकते थे। इसी तरह देखिए समिति सभा थी, ये उच्च वर्ग के लोगों की संस्था हुआ करती थी। कुलीन लोगों की संस्था थी, या कुलीन यानी उच्च वर्ग के लोगों की, अभी दिखा देंगे, वर्ग के लोगों की संस्था थी, पहले समझ लीजिए। विदत क्या होता है? क्या यहाँ पर जो है महिलाएं भाग लेती थी? हाँ लेती थी। सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थी। देखिए आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि जो है वहाँ का जो परिवार था सिंधु सभ्यता का, वो जो है परिवार कैसा होता था? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक होता था। लेकिन यहाँ पर आपको फैमिली कैसी मिलेगी? पितृसत्तात्मक मिलेगी। लेकिन महिलाओं की दशा वहाँ अच्छी थी? अच्छी थी कि नहीं? अच्छी थी। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की तमाम मृण मूर्तियाँ मिली हैं, देवी के रूप में मिला है, उर्वरा शक्ति के देवी के रूप में हमने बताया है, मिली हैं मूर्तियाँ जो मिली हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ पर जो है साथ ही साथ वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी? काफ़ी
बेहतर थी। अब महिलाओं की स्थिति कहाँ से गिरना शुरू होती है? उत्तर वैदिक काल से। बात समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व वैदिक काल में जो है महिलाओं की जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, वो काफी बेहतर थी समाज में। हर जगह वह भाग लिया करती थी, हर कार्यक्रमों में उनको देखा जा सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उनकी स्थिति में गिरावट दर्ज होती है और फिर तो आगे चलकर महिलाओं की स्थिति में बहुत बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है उनकी। और लेकिन अब मॉडर्न काल में अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? बेहतर हो रही है कि नहीं? नहीं, शिक्षा से वंचित रहते थे, आप देखिए 50% लड़कियां बैठी हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो वहां पर जो है, यहाँ पर देखिए पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी ठीक ठाक थी। सभा और समिति में वह हिस्सा भी लिया करती थी, यज्ञ विधि विधान कर्मकांडों में भी वह हिस्सा लिया करती थी। वही परंपरा आज भी आप विधि विधान में देखते होंगे। आपके पापा अगर कोई विधि विधान करते होंगे तो मम्मी के साथ क्या करते हैं? गठजोड़ करके करते हैं कि नहीं? नहीं कहते हैं कि देवताओं को जो आहुति दी जा रही या जो हम कर रहे हैं ये कर्मकांड, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा, यानी पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। ये तो अधिकतर आप लोग देखे होंगे घर में। तो सभा और समिति विदत तथा लूट के भाग का जो बंटवारा करते थे या उपज का जो बंटवारा करते थे। तो ये सवाल पूछा जाता है कि इन सब में सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? सबसे प्राचीन थी विदत। सबसे प्राचीन संस्था विदत। ये लोग विदत का क्या कार्य था? ये जो लूट में जो सामान मिलता था या जो उपज का बंटवारा करते थे, ये समिति करती थी। समझ रहे हैं? इनमें कुछ खास लोगों का जो है प्रतिनिधित्व हुआ करता था। विदत का एक कार्य था। इसी तरह से गण होते थे, गण लोग भी सभा समिति विदत की ये लोग भी इसी के हिस्सा हुआ करते थे। देखिए, एक सवाल आता है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो समितियां थी यह बहुत खास रही होंगी, इम्पॉर्टेंट रही होंगी। सभा और समिति को बहुत बार सवाल पूछा गया है अथर्ववेद में। अब देखिए, अथर्ववेद की रचना कब होती है? ध्यान दीजिए, कब होगी? उत्तर वैदिक काल में। आप समझ रहे हैं? वहीं अथर्ववेद में यहाँ उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता कौन से हो जाएंगे? प्रजापति। इनको क्या कहा जाता है? सृजन का देवता, यानी निर्माण करता। हाँ, आर्किटेक्चर थे। तो कहा जा रहा है कि सभा और समिति, अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। प्रजापति की दो पुत्रियां थी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रजापति की दो पुत्रियां थी, ये दोनों खास महत्व रखती रही होंगी। और इस पर देखिए, राजा के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? राजा के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ राजा कमजोर देखने को मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? पूर्व वैदिक काल में यहाँ राजा के पास उतने सारे अधिकार नहीं थे। जो रत्निन होता था वह जो होता था इनका सहयोगी होता था। किसका? राजा का। ठीक बात समझ रहे हैं? रत्निन शब्द मिलेगा बार बार आपको। राजा के अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। रत्निन, राजा के अधिकारी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 7 देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे तो इनके अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं? लगभग 17 हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि सभा और समिति अब गौण होती जा रही है राजा के सामने। वह अब सीधे अपना प्रशासन किसके माध्यम से कर रहा है? अपने खास लोगों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रशासन का संचालन कर रहा है। कहते नहीं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। जब जैसे भी आपकी केंद्र की सरकार हो या यहाँ राज्य की सरकार जैसे होती है, वह बहुमत में नहीं है या कोई गंभीर संकट आ गया, तो उस सरकार को क्या किया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है और सीधे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है संचालन करती है राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन कहा क्या जाता है? राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल के थ्रू। और फिर कौन हीरो होता है?
जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने अधिकारी होते हैं वो हीरो बन जाते हैं, लेकिन क्यों हीरो हो जाते हैं? उन पर लगाम लगाने वाला अब कोई नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी हैं ना मंत्री हैं, और कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ देखिए रतनिन अगर देखा जाए तो रतनिन जो थे यानी कि राजा के अधिकारी जो थे यहाँ कम संख्या में देखने को मिलते हैं, यानी पूर्व वैदिक काल में। इसका मतलब है कि इनका सुझाव भी इनके लिए काफी महत्व रखता रहा होगा, इसलिए इनके अधिकारियों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब राजा मजबूत हो जाता है, बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, जैसे टैक्स का, और जो यहाँ स्वैच्छिक टैक्स होता है आगे चलकर जो है वो व्यवस्था में आ जाता है कि नहीं अब टैक्स आपको देना है। क्योंकि टैक्स क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कृषि अब आर्थिक प्रगति हो जाती है ना, यहाँ पर आर्थिक प्रगति हो जाएगी तो जो है ये टैक्स की व्यवस्था भी मेंटेन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या था, पशुचारण वाले व्यक्ति थे लोग सामाजिक जीवन में, जिनके पास कुछ था ही नहीं। ये टैक्स के रूप में क्या देते हैं? बलि क्या थी? स्वेच्छा से दिया जाने वाला टैक्स हुआ करता है, यानी कर स्वेच्छा से, उपहार के रूप में आप कह सकते हैं, जो स्वेच्छा से दिया जाता था। क्योंकि इनके पास सिर्फ गाय होती थी, आर्थिक रूप में अगर देखा जाए तो इनके जो अर्थ का साधन क्या हुआ करती थी? गायों के लिए जो है क्या होता था? युद्ध होता था, गायों के लिए युद्ध भी होता था। क्योंकि जो अर्थ की जो व्यवस्थाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ गाय से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाएगी, इम्पॉर्टेंट पशु कौन था इनको? इनका गाय था। और गाय को क्या कहा गया है? अघन्या। अघन्या का मतलब हाँ, जिसकी हत्या यानी जिसको मारा ना जा सके, यानी बलि में चढ़ाई जा सके। या अघन्या का मतलब यही हुआ क्योंकि इनके जीवन की खास व्यवस्था इससे जो है पूरी होती थी, पूर्ण होती थी। अघन्या यानी कह रहे हैं कि अगर हम हत्या कर देंगे तो हमको क्या लगेगा? पाप पूर्ण की व्यवस्था यहाँ बहुत टाइट थी। तो कह रहे हैं कि ये अघन्या कहा गया है। राजा के अधिकारियों को रतनिन कहा जाता था। नियमित सेना का अभाव था। क्या यहाँ सेना होती थी नियमित? नहीं होती थी। नियमित सेना का अभाव था भाई, यहाँ पर नियमित सेना का अभाव था। लेकिन सेना होती थी कि नहीं? होती थी, जरूरत के लिए। हम उनको नागरिक सेना कह सकते हैं। नागरिक सेना, राजा का फरमान आया किसी कबीला से युद्ध होना है तो जो नागरिक सेना होती थी, जैसे गांव में बना दिया जाता है वॉलंटियर के रूप में, जैसे हम लोगों का भारत स्काउट गाइड है, एक सुरक्षित कोर मेंटेन रखा जाता है, किसी दिक्कत में वो काम आ सकते हैं। तो नागरिक सेना हम कह सकते हैं। नियमित सेना का अभाव था पूरी तरह से। यहाँ पर सेना जैसी व्यवस्था कोई देखने को नहीं मिलती है। और दूसरा देखिए, सिर्फ लड़ाइयों के समय ही अस्थायी सेना का इस्तेमाल किया जाता था। अगर नियमित सेना रखते तो इसके लिए फिर बजट की व्यवस्था करनी पड़ती, खर्च बढ़ता, जो इनके बूते की बात थी नहीं, क्योंकि ये कबीलाई जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। आगे लोग पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में सबसे मुख्य व्यवसाय यानी पेशा क्या था? पशुपालन। पशुपालन अभी हम इस पर नहीं काम कर रहे हैं भाई, इधर ही लिखिएगा। पशुपालन इनका मुख्य पेशा था, यानी कि पशु ही इनकी अर्थ की व्यवस्था बनाए रखते थे। पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। आर्थिक आधार क्या था? पशु। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तब आर्थिक आधार क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। यहाँ पर कृषि देखिए गौड़ था, यानी सेकेंडरी था। पहले पे पशुपालन, दूसरी पर कृषि था। लेकिन जैसे आप उत्तर वैदिक काल में जाओगे कृषि नंबर 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोहे का विकास हो गया और क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। जब कृषि शुरू हुआ तो फिर उद्योग व्यापार दोनों शुरू हो गए। यहाँ पर पशुपालन सेकेंडरी हो जाएगा। थोड़ा सा मैची कराते हुए चलिए। तो कृषि सेकेंडरी था पूर्व वैदिक काल में, पशुपालन फर्स्टली इनका रहा होगा। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पूजनीय पशु कौन था, तो निश्चित तौर पर गाय था। आर्यों का यानी पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का
सबसे पूजनीय या पूजनीय पशु गाय था, और गायों के लिए लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। सबसे पूजनीय पशु गाय। हाँ, गविष्टि गवेषणा। आगे चलिए। कर 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 कैसा दिया जाता था? स्वेच्छा से कहा जाता था, बलि के रूप में। टैक्स को उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे? बलि। स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। तो स्वेच्छा से अगर हम दे रहे हैं तो इसको उपहार भी कह सकते हैं। अगर बलि शब्द आए, इसका अर्थ क्या है? उपहार अगर लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना। इसी तरह के सवाल होते हैं जो आप पढ़े हैं किताबों में। बलि टैक्स, और टैक्स ये होता था स्वैच्छिक, और स्वैच्छिक का मतलब क्या हुआ? एज ए गिफ्ट, नजराना कह सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। न्याय व्यवस्था कैसी थी? स्थापित हो पाई थी कि नहीं? नहीं स्थापित हो पाई थी। न्याय व्यवस्था यहाँ स्थापित नहीं हो पाई थी। इन्हीं सभा और समितियों और जो छोटे राजा हुआ करते थे बिना किसी शक्ति वाले, इन्हीं के माध्यम से न्याय व्यवस्थाएं संचालित होती थी। यानी कि न्याय व्यवस्था यहाँ ढंग से स्थापित नहीं हो पाई थी। तो ये इनका राजनीतिक जीवन था। ये राजनीतिक जीवन रहा होगा इनका। हम सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं। सामाजिक जीवन इनका कैसा रहा होगा? विचार है भाई। अभी कुछ खास चीजें हम लिखवा भी देंगे, जो इम्पॉर्टेंट रहा करे वो लिख लिया करिए, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सब लिखवाते बहुत ज़्यादा हैं, और लिखेंगे नहीं तो हमें लगता है इतिहास आप भूल जाएंगे। समझ तो आएगा लेकिन भूल जाएंगे। रटन से विद्या वाली चीज है। सामाजिक जीवन देखिए। सामाजिक जीवन इनका कैसा रहा होगा? चलते चलते देखिए, जल्दी जल्दी। कहते हैं कि ये इनका जो है सामाजिक जीवन समतावादी समाज पर आधारित था। कैसा था इनका सामाजिक जीवन? समतावादी समाज पर आधारित। समतावादी का मतलब क्या होगा? ऊंच नीच की भेदभावना नहीं थी। यही समझने की यहाँ जरूरत है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा भेदभाव वाली व्यवस्था कहाँ शुरू होगी? जब वर्ण व्यवस्था आएगी। वर्ण व्यवस्था कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी। वर्ण के आधार पर, पैसे के आधार पर जातियों का डिवाइडेशन होगा। यानी आपसे कहा जाएगा कि एक विराट पुरुष है, पुरुष का अवतार हुआ, जिसके मुख से क्या निकले? मुख से ब्राह्मण जी निकले, यानी कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। फिर भुजाओं से राजन या छत्री, ये अभी पढ़ाएंगे, राजा या छत्री। इसलिए आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए उत्तर वैदिक काल। और इधर जंघे से, हाँ, वैश्य वर्ग, जंघे से वैश्य वर्ग की उत्पत्ति बताई जा रही है, और पैर से या निचले वाले हिस्से से शूद्रों की उत्पत्ति बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कर्म आधारित है, वहाँ वर्ण आधारित, वंशानुगत हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, जो जैसा कर्म करता था उसी के। लेकिन आप ऋग्वेद काल पढ़ रहे हैं। गीता जो है किससे रिलेटेड है? महाभारत से। मगर यह महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व कर दी। हाँ ठीक है, लेकिन ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, तो इसमें क्या है वो पहले देखिए। गीता पर आएंगे, रामायण पर भी आएंगे। तो इनका समाज कैसा था? समतावादी समाज था। राजा यहाँ जो है भेदभाव वाली बहुत ज़्यादा यहाँ व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत तो देखने को मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से कर्म आधारित व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू थी। जैसे आप देखेंगे ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं क्या हूँ? कवि हूँ। जितेंद्र ध्यान दीजिएगा, मैं कवि हूँ, मेरे पिता क्या हैं? वैद्य हैं। मेरे पिता वैद्य हैं। माता क्या है? हाँ, आटा पीसने वाली है। इसका क्या मतलब हुआ?
देखिए एक ही घर में तमाम तरह के पेशे से ये लोग जुड़े हैं, लेकिन वहाँ जो जिसका पेशा होता था उसी वर्ण में अगर जन्म हुआ तो वही आपको कार्य करना होता था। यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कर्म आधारित काम बांटे गए थे। भेदभाव उतना नहीं था जितना उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। हालांकि भेदभाव की शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी, जैसा कि 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये कहा भी गया है। ये बात जो हमने आपको बताया कि मैं जो है कवि हूँ, मेरे पिता जो है वैद्य हैं और मेरी माँ जो है वह आटा पीसने का कार्य करती है। ये कई बार सवाल पूछा गया है, सिर्फ यही लाइन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किस मंडल से संबंधित है। और वही वर्ण व्यवस्था से संबंधित आपका 10वां मंडल का पुरुष सूक्त है, जो उत्तरदायी है वर्ण व्यवस्था के लिए। सूक्तों में डिवाइडेशन किया गया है। पहले देख लीजिए मोटा मोटा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दास प्रथा थी, हाँ थी भी नहीं भी थी। कहने का मतलब दास जो थे, दास प्रथा थी लेकिन वह कठोर नहीं थी, और जब कठोर नहीं थी तो उसको आप कह ही नहीं सकते कि यह दास जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू नहीं थी। लेकिन दास प्रथा के कुछ अंश देखने को मिलते हैं कि यहाँ दास तो होते थे लेकिन उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था, यानी कि कठोर दास व्यवस्था जो थी वह कठोर नहीं रही होगी। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है समतावादी समाज था। यहाँ पर जो है कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का डिवाइडेशन किया गया था। दास प्रथा कुछ कार्य हेतु थी, कुछ खास कार्य के लिए दासों को जिम्मेदारी दी जाती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि दास प्रथा यहाँ कठोरतम रूप में रही होगी। उसके कुछ अंश देखने को मिलते हैं, स्पष्ट किसी किताब में लिखा नहीं गया है। यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए जो फैमिली थी वो कैसी हुआ करती थी, संयुक्त परिवार था या एकल परिवार। यहाँ पर परिवार जो होता था वो फैमिली इनकी कैसी होती थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था। परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार। और उसका मुखिया कौन होता था बताइए। हाँ कुलक, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। पिता यहाँ का हीरो होता था। और इसके पहले देखिए मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार हुआ करता था जिसमें जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं होती थी, यानी पिता ही जो है उसका कर्ता धर्ता होता था, उसकी गाइडलाइन से पूरा परिवार कार्य करता था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था। स्त्रियों की स्थिति हम आपको बताए कि ठीक ठाक थी। स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थी और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको किस संस्कार से गुजरना पड़ता था, उपनयन संस्कार। पूछा गया है कि जो है पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में क्या स्त्रियां उपनयन संस्कार प्राप्त करती थी या उपनयन संस्कार से गुजरती थी, यानी शिक्षा प्राप्त करती थी। हाँ, शिक्षा इनको मिलती थी। उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा आरंभ हो जाता है ना, उपवेदक, यानी उपनयन के बाद क्या होता है, वेद का अध्ययन शुरू होता था ना। 16 संस्कार आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर। 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर, यानी जब शिशु जो है माँ के पेट में आता है तब से संस्कारों की श्रृंखला शुरू होती थी और कहाँ तक जाती थी, अंत्येष्टि तक। 16 संस्कार किसको याद है, इससे सवाल बनते हैं भाई। 16 संस्कार याद कर लीजिएगा। जैसे गर्भाधान अब पढ़ाएंगे जब आएंगे तो विस्तृत है। पुंसवन याद है नहीं, सीमांतों ने, इस तरह से 16 संस्कार आपको मिलेंगे। तो उपनयन के बाद वेदारंभ होता था, यानी कि वेद का आरंभ कर देती थे। तो ये उपनयन संस्कार महिलाओं को होता था ऋग्वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में। इसका मतलब महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी, समाज में उनका ठीक ठाक स्थान रहा होगा। यहाँ से देखिए कुछ महिलाएं मिलती हैं और उपनयन संस्कार इनका होता था। सभा समिति में हमने बताया स्त्रियां भाग लेती थी।
सभा समिति में स्त्रियां भाग लेती थी? हाँ लेती थी, बोलते चलिए। सभा समिति में स्त्रियां भाग लेती थी। हाँ, उसमें महिलाओं का योगदान देखने को मिलेगा। अभी बताएंगे कौन से मंडल में कौन सी स्त्रियों का योगदान रहा। सभा समिति में स्त्रियां भाग लेती थी। और देखिए उपनयन संस्कार के बाद ये, अब देखिए यहाँ से जो है 3 स्त्रियों का नाम खास करके मिलता है, 3-4 स्त्रियां, जिसमें सबसे मशहूर थी अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। देखिए यहाँ पे उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं पूछा जाता है। और इसी में इधर का डाल देंगे गार्गी, कात्यायनी वगैरह का, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं कौन हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये 3 महिलाओं का नाम तो विशेष तौर पर याद कर लीजिए, अपाला, लोपामुद्रा और घोषा। लोपामुद्रा, घोषा, इनका नाम मिलता है। तो इस काल की जो है विदुषी महिलाएं ये थी। और देखिए अगर देखा जाए तो इन महिलाओं का संबंध ऋषि परिवार से रहा। जी हाँ, ऋषि परिवार से रहा। और ये उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी और तमाम जो है डिबेट में ये भाग भी ली, बहस में ये होती थी। तो अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, ये 3 नाम कहते हैं। ये ऋग्वैदिक कालीन ऋषि महिलाएं थी। दहेज प्रथा थी? नहीं थी। दहेज प्रथा था कि नहीं? हाँ, सामाजिक जीवन में दहेज प्रथा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। दहेज प्रथा नहीं था भाई। बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, यही तो पूछा जाता। बाल विवाह नहीं होता था, नहीं। इस काल में, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में, इधर मत आइएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। दहेज प्रथा नहीं, बाल विवाह नहीं होते थे। और पुनर्विवाह होता था? पुनर्विवाह होता था। पुनर्विवाह तो आप जानते ही हैं। पुनर्विवाह होता था यानी कोई महिला विधवा हो गई तो वह फिर से परिणय सूत्र में बंध सकती थी। एक नियोग प्रथा होती थी। नियोग प्रथा प्रचलन में थी? हाँ थी, प्रचलन में थी। पुनर्विवाह होता था। नियोग प्रथा समझ रहे हैं? जो महिला निसंतान है, यानी कि वह अपने पति से संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रही है, यानी निसंतान है, तो वह जो है अपने देवर यानी जो छोटा भाई होता था पति का, उसके द्वारा, संसर्ग के द्वारा वह जो है संतान उत्पत्ति कर सकती थी। इसको जान लीजिए। नियोग प्रथा बहुत पूछा जाता है सवाल। तो जो छोटा भाई यदि देवर होता था उससे जो है नियोग प्रथा का संबंध जुड़ा हुआ था, यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए वह अपने पति के छोटे भाई से संसर्ग के द्वारा जो है संतान उत्पत्ति कर सकती थी, नियोग प्रथा के अंतर्गत। इसको कौन सी प्रथा बोला जाता था? नियोग प्रथा। कोई भी महिला निसंतान है अगर, तो संतान प्राप्ति के लिए वह अपने देवर के साथ संसर्ग कर सकती थी। यह थी नियोग प्रथा। उस समय नियोग प्रथा प्रचलन में थी। किस समय? पूर्व वैदिक काल में। संयुक्त परिवार आपको बताया, पुनर्विवाह होता था, नियोग प्रथा प्रचलन में थी। इनका खाना कैसा था? भोजन, ये लोग भोजन कैसा करते थे? शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे? हाँ दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों करते थे आर्य लोग। मांसाहारी दोनों थे भाई। इनका भोजन दोनों प्रकार का था, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ये लोग करते थे। और मनोरंजन के रूप में अगर देखा जाए तो ये लोग जुआ खेलते थे। हाँ, पासा, हाँ, घुड़दौड़, नृत्य। इनके मनोरंजन का जो साधन था वो जुआ, यानी जो पासा देखा। आपके यहाँ पूछा जाता सबसे प्राचीन खेल क्या है? इसके साक्ष्य वहाँ भी मिले हैं, पढ़ा रहे थे ना। इसको एक तरह से जुआ कहा जा सकता है, जो महाभारत में भी देखने को मिलता है। शकुनी, हाँ, ऐसे ऐसे करके उसके अंत तो कुछ लिखे होते थे या बिंदियाँ लगी होती थी 4-4 ऐसे। हाँ,
ऐसे फेंका जाता था। तो जुआ, जिस पर जो है द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया गया, ये जानते होंगे आप लोग। भाई का क्लास है ना? हाँ चलिए। हाँ तो देखिए, जुआ और नृत्य और घुड़दौड़ मनोरंजन के रूप में ये सब हुआ करता था। घुड़दौड़ और जो इनका अपना परंपरागत कुछ खेल हुआ करता था, इसके लिए ये लोग करते थे। नृत्य, घुड़दौड़, पासा, ये सब जुआ वगैरह खेलते थे। आगे देखिए, इनका प्रिय पशु गाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो है ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? 176 श्लोक मिलते हैं भाई, 176 बार ऋग्वेद में गाय का वर्णन मिलता है। 176 बार। इसका मतलब इसको अघन्या भी कहा गया। इसका मतलब यह जो है सबसे प्रिय पशु रहा पूर्व वैदिक काल में। गाय इनका सबसे प्रिय पशु था। और दूसरे नंबर पर अगर देखें तब घोड़ा रहा। पहले नंबर पे गाय थी, दूसरे नंबर पर घोड़ा। घोड़ा का इस्तेमाल कहाँ होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिला है, कहाँ से मिला है? हाँ, हड्डियां मिली है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, घोड़ा बहुतायत इनका जो है बहुतायत में देखने को मिलेगा। और इनका सेकंड प्रिय पशु था। क्यों? क्योंकि घोड़ा जो होता था वह जो है परिवहन का साधन था, तीव्र परिवहन का साधन कह सकते हैं। देखिए, घोड़े पे सवार होकर अरब लोग कहाँ से कहाँ तक, सिकंदर कहाँ से कहाँ चला आया। उस टाइम का जो है क्या कह सकते हैं आज के जमाने में, हाँ, बहुत तीव्र गति से। देखिए जो है आगरा से अकबर जाता है गुजरात विजय करने, कितने दिन में पहुंच गया? बहुत फास्ट वहाँ दबाने पहुंच जाता है। वहाँ के जो विद्रोही थे वो समझ नहीं पाते कि इतनी जल्दी अकबर कैसे आ गया। वो सब इसी घोड़े महाराज की देन थी। तो घोड़ा यहाँ पर, क्योंकि इससे जो है घुड़दौड़ इनके जो है और युद्ध रथ इन सब में इनका इस्तेमाल होता था, इसलिए घोड़ा जो है सेना में भी इस्तेमाल होता था युद्ध के दौरान, और घुड़दौड़ के दौरान मनोरंजन में इनका इस्तेमाल किया जाता था, परिवहन के रूप में भी। फिर दूसरा अगर पूछा जाए इनका सबसे प्रिय पशु क्या था? घोड़ा रहा होगा। और देखिए, लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? गायों के लिए। तो वहाँ यहाँ पर अगर पूछा जाए कि गाय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी या चारागाह यानी भूमि, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन थी? गाय थी। भूमि के लिए युद्ध तो बाद में शुरू हुआ। क्षेत्र, इतना क्षेत्र हम कवर कर लें। और क्यों होता था? कृषि उपज का वो हिस्सा लेना चाहते थे। लेकिन यहाँ लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? गाय के लिए होती थी। लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? गाय के लिए हुआ करती। हाँ, सहस्त्रार्जुन वाली कहानी आप देखे होंगे। हाँ, साहस प्रभाव गाय छुड़वाते हैं ना अर्जुन उनकी तरफ से युद्ध करके। ये आप महाभारत में साक्ष्य देखने को मिलता है। ये जो बता रहे हैं बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। तो लड़ाइयाँ गायों के लिए होती थी। और कृषि में देखिए, ये लोग गेहूं जो आदि का उत्पादन करते थे। और कृषि के जो है 24 मंत्र देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? कृषि के लिए 24 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद। हाँ, इसमें किस भाग में? चौथे मंडल। वेरी गुड। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के बारे में देखिए चर्चा की गई है और 24 मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया गया है। अब देखिए इनका थोड़ा सा आर्थिक जीवन देख लेते हैं। देखिए खास चीजें हम दिखा देंगे, घबराइएगा नहीं, अभी जान लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। पूर्व वैदिक काल, ज़्यादातर लोग वैदिक काल को सिर्फ ऋग्वेद समझ जाते हैं और उसी के तहत जो है मेहमानों के आईने में टहलते रहते हैं। आर्थिक जीवन में देखिए इनका प्राथमिक क्षेत्र उन्नत नहीं था पूर्व वैदिक काल में।
तो जब आर्थिक क्षेत्र यानी कृषि वाला क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र उन्नत नहीं रहेगा तो क्या उद्योग विकसित होंगे? नहीं होंगे। व्यापार, जब उद्योग नहीं रहेगा तो व्यापार नहीं। ये चीजें यहाँ पर गौड़ थी यानी मिनिमम देखने को मिलती है। आर्थिक रूप में अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र उन्नत नहीं था। बहुमूल्य धातु के रूप में अगर धातु की चर्चा करें तो ऋग्वेदिक कालीन लोग सबसे ज्यादा किससे परिचित थे? तांबा से। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो लोहा। उत्तर वैदिक काल लोहे से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी काल माना जाता है। कभी भी उत्तर वैदिक काल आपसे पूछा जाए तो लोहा दिमाग में चलने लगना चाहिए। तो बहुमूल्य धातु के रूप में सबसे ज्यादा प्रचलित तांबा थी। उद्योग अच्छा नहीं था, व्यापार भी। जब उद्योग अच्छा नहीं होगा तो व्यापार भी ढंग का नहीं होगा। अच्छा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या मुद्रा प्रचलन में थी? मुद्रा क्या प्रचलन में थी? हाँ, वेरी गुड। इनकी पीठ छोड़ दो भाई साहब, बहुत अच्छा पढ़कर आइए तो अच्छा लगता है। मुद्रा यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। और जो इनका लेन देन यानी व्यापार हुआ करता था वो कैसे होता था? वस्तुओं का सिर्फ विनिमय यानी आदान प्रदान के द्वारा। वस्तु विनिमय यानी कि आदान प्रदान के द्वारा यहाँ पर ये व्यापार वाणिज्य का संचालन हुआ करता था। भैया हमारे पास ये चीज़ है, आप ये ले लीजिए। हमारे पास ये चीज़ है, आप ये ले लीजिए। हमारे पास चीनी है, ले लीजिए। आपके पास गुड़ है, हम दे देते हैं। ठीक, हमारे पास अचार है, आपके पास सिरका है, ले लीजिए। हाँ, ट्रैक्टर दे दो, ट्राली दे दो। कहने का मतलब वस्तु विनिमय है। मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, दिमाग में बना लीजिएगा, मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। सबसे जो इनका जो मुख्य जीवन हम देखते हैं तो धार्मिक जीवन पर ज़्यादा इनका फोकस रहा। धर्म के प्रति ये जो है इनका ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। धार्मिक जीवन देख लेते हैं। धर्म प्रधान था या जो वैदिक जीवन था वह धर्म प्रधान था कि नहीं? धार्मिक जीवन, हाँ जी। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे ये लोग, करते थे। हाँ, तो ये धर्म प्रधान रहा इनका धार्मिक जीवन। धर्म से ओतप्रोत रहा। तो इसमें देखें ये लोग प्रकृति पूजक थे और क्या थे? बहुदेववादी भी थे। प्रकृति पूजक थे, हाँ, प्रकृति पूजक और क्या थे? बहुदेववादी यानी बहुत सारे देवताओं की ये लोग पूजा करते थे। बहुदेववादी थे ये लोग, बहुदेववादी थे, प्रकृति पूजक थे। अगर देखें तो वही 33 जी 33 करोड़ वाली जो बात आप कर रहे हैं, तो ये जो है 3 श्रेणियों में बटे थे। इनके जो देवता हुआ करते थे, देवता कितने श्रेणियों में बटे हुए थे? 3 श्रेणियों में। आकाश के देवता, और फिर अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। और अग्नि का रोल था। हाँ, अग्नि का देखिए बहुतों बार, कितनी बार अग्नि का जो है 250 बार। 250 किसका है? इंद्र के बाद जो है अगर देवताओं में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार जिसकी चर्चा की गई है वो थी अग्नि का 200 बार। तो अग्नि क्या होती थी? जो पृथ्वी पर लोग हैं वो जो है अग्नि में आहुति दिया करते थे और उस आहुति के द्वारा ये मानते थे कि जो हमारी आग है, अग्नि है, वह जो हम यहाँ आहुति दे रहे हैं वो कहाँ ले जा रही है? सीधे देवताओं के पास। ठीक, ये अग्नि जो है मध्यस्थ का कार्य किया करती थी। आप सीरियल में, टीवी सीरियल में देखे होंगे, हम देखते थे जो है जय हनुमान आता था, उसमें हमने देखा कि रावण यज्ञ कर रहा है। और देखिए इसी तरह की करुणा प्रोड्यूसर ने बनाया रहा होगा और यज्ञ कर रहा हो। यज्ञ की लव जो है जाके ब्रह्मा जी को
ये सिंहासन को हिला रही है, वहां पर एकदम मतलब ताप बढ़ा रही है ब्रह्मलोक का, यानी मजबूर कर रही है वह अग्निदेव कि जाइए, वहां पर आपको कोई याद कर रहा है, इतनी घोर तपस्या कर रहा है कि अपने गर्दन वह जो है आहुति दे रहा है हवन कुंड में। अपने गर्दन कितनी बार उतारा था? 10 बार। तो ब्रह्मा जी ने उसको वापस कर दिया, इसीलिए वह दशानन दशकंधर हो गया कहलाता है। तो इस तरह के देवता देखने को मिलते हैं। प्रमुख देवता कौन सा था भाई? अग्नि रहा, इंद्र रहा, जिसको इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर मतलब किलो को तोड़ने वाला। किलो को तोड़ने वाला, यही शब्द एक बार पूछा गया था। पुरंदर यानी किलो को ध्वस्त करने वाला, यानी शक्ति के देवता भी थे, किलो को तोड़ने वाला। वर्षा के देवता तो आप जानते ही होंगे, बरसात आजकल बड़े नाराज चल रहे हैं। हाँ, वर्षा के देवता थे ही जो है, इनके बारे में जो है 250 श्लोक देखने को मिलता है। अग्नि का 200 बार। वरुण जो थे वो किसके देवता थे? वर्षा यानी समुद्र के देवता थे, जल के। वरुण जो थे वो किसके देवता थे? जल। अगर जल की जगह वर्षा भी रहे तो वो जो है आप क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, नियामक कहे जाते हैं वरुण देवता। इसी तरह से देखिए एक सविता का उल्लेख मिलता है, सविता देवी का, और ये कई बार पूछा है जो गायत्री मंत्र है वह किस देवी को समर्पित है या किससे संबंधित है? हाँ, गायत्री मंत्र कितने लोगों को पता है? पता है? हाँ बताइए, कितने लोगों को पता है? बहुत सारे लोगों को पता है। तो ये यहाँ जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका वर्णन तीसरे में है। तीसरे को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। और यही पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का संबंध रहेगा उसमें सविता या सूर्य से संबंधित। और कैसा सूर्य? 7 घोड़ों वाला चमकते सूर्य। समझ रहे हैं? चमकते सूर्य से इसका संबंध है, चमकते सूर्य से संबंधित है सविता, गायत्री मंत्र का। चमकते सूर्य, चमकते सूर्य से संबंधित है। और उगते सूर्य से किस देवता का संबंध है? किस ऋग्वैदिक देवता का संबंध है? हाँ, उगते हुए सूर्य को मित्र से, मित्र का नाम सुने होंगे, पढ़े हैं? मित्र, उगते हुए यानी लालिमा लिए हुए सूर्य का संबंध था। उगते हुए सूर्य का संबंध मित्र नामक ऋग्वैदिक देवता से था। उगते हुए सूर्य का संबंध मित्र से था। इसी तरह से एक मिलते हैं अश्विन, जिनसे पूछा गया है वो जरूर देखिए सवाल। हाँ, अश्विन देवता का क्या काम होता था? अश्विन महाराज का काम था चिकित्सा के देवता। ये जो थे अश्विन जो थे वह माने जाते हैं चिकित्सा के देवता। किसके देवता? चिकित्सा के देवता। एक देवता पूछे जाते हैं कि कौन से ऋग्वैदिक देवता थे जिनके रथों को बकरे खींचते? जानते हैं? पूषण का नाम सुने होंगे। पूषण, देखिए चिकित्सा के देवता थे। पूषण पर बहुत सवाल पूछा गया है। पूषण अगर पूछा जाए तो एक जन कल्याणकारी देवता थे। कैसे देवता थे? पशु के देवता थे, पशुओं के देवता माने जाते हैं। और औषधियों और वनस्पतियों के देवता भी माने जाते हैं। औषधियों वनस्पतियों के देवता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर कह दिया जाए कि पूषण जन कल्याणकारी थे, वेलफेयर वाले देवता रहे होंगे, भलाई वाले देवता रहे होंगे, तो सवाल गलत मत करिए। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि किताब में लिखा है, इस तरह से थोड़ी पूछा जाएगा। आपकी समझ पर आधारित होगा। यानी जन कल्याणकारी देवता रहे होंगे पूषण। औषधियों के देवता थे, पशुओं के देवता थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे देवता थे जो वैदिक काल में जाकर शूद्रों के देवता बन जाते हैं, बात समझ रहे हैं? यहाँ ध्यान देने योग्य बात है
यही पूषण जो है, ये देखिए, ये जब उत्तर वैदिक काल में जाकर किसके देवता बन जाएंगे? शूद्रों के देवता बन जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में या शूद्रों के देवता बन जाते हैं, यानी सबसे जो निम्न व्यक्ति होगा शूद्रों के देवता बन जाते हैं। यानी इनकी पूजा कौन करते हैं? शूद्र लोग। और हमेशा पूछा जाता है, ये जो पूषण महाराज थे, इनके रथों को कौन खींचता था? बकरे। रथों को बकरे खींचा करते थे। बकरे, इनके रथों को कौन खींचता था? बकरे। जैसे ज्यादातर देवताओं के वाहन होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। यमुना का वाहन क्या है? हाँ, मकर वाहिनी। हाँ, यमुना। और कौन सी वाहिनी? गंगा। हाँ, गंगा यमुना का क्या है? सवारी क्या है? हाँ? बताओ भाई। हाँ? कच्छप वाहिनी गंगा, मकर वाहिनी यमुना। तो देखिए, अश्विन जो थे, पूषण के रथों को कौन खींचता था? बकरे खींचते थे। आगे देखिए, एक सोम देवता मिलेंगे। किस मंडल में? नवे मंडल में। वहीं मैं कवि हूँ, मेरे पिता जो है चिकित्सक है, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, पूछा गया सवाल है। उसी नवे मंडल में नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। किस देवता को? सोम देवता। किसका रसपान करते थे? सोम रस का। सोम रस कहते हैं कि जो है आजकल गांजा भांग जैसा होता था, जो शुरा के रूप, मतलब उसका पेय करते थे, पान करते थे देवता लोग और मदमस्त हो जाते थे। तो सोम देवता का जो है नवे मंडल में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में? नवे मंडल में उल्लेख मिलता है। आइए जल्दी जल्दी हम जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा देख लें, फिर वेटेन वर्क भी करवा देंगे। देखिए, उत्तर वैदिक काल आपको हमने टाइमिंग बता दी, कब से कब तक है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगर राजनीतिक जीवन देखें तो यहाँ पर जो है इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदलने वाली चीज कौन सी थी? आयरन। अगर पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल को क्रांतिकारी काल क्यों कहा जाता है, वैदिक काल का क्रांतिकारी युग क्यों कहा जाता है, तो लोहे का जब विकास हुआ तो उसके सामाजिक जीवन में भी विकास होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? आर्थिक जीवन का, आर्थिक जीवन में ज्यादा प्रगति होगी। समझ रहे हैं? उसका आर्थिक विकास तेजी से होगा। जब कृषि डेवलप हुई तो कृषि अधिशेष हुआ, यानी कि आर्थिक प्रगति होगी। जब आर्थिक प्रगति होगी तो आपकी सामाजिक प्रगति हो जाएगी कि नहीं? हाँ, सामाजिक प्रगति किससे जुड़ा है मामला? और जब आपके पास रुपया पैसा रहेगा तो धार्मिक जीवन भी आपका बढ़ेगा, यानी कि कर्मकांड करेंगे। भाई आपके पास पैसा है तभी पंडित जी को आप दान दक्षिणा दे पाओगे। समझ रहे हो? ये धर्म को भी प्रभावित किया है। कृषि यानी आर्थिक जीवन आपके कई पक्षों को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके पास पैसा है तो आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर लोगे, कोचिंग कर लोगे, किताबें अच्छी ले लोगे। हाँ, तो उससे क्या होगा? आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। पैसा है तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप खेती में भी कर लोगे। हाँ, सामाजिक प्रगति, अच्छा खाओगे पियोगे, 4 व्हीलर से चलोगे, 10 लोग आपकी पहचान बन जाएगी। पहचान बनेगी कि नहीं? राजनीतिक पहचान भी बनेगी। तो अर्थ से जुड़ा हुआ बहुत सारा आपका जो है जीवन है, क्षेत्र है, जो आपको आर्थिक प्रगति से उसका रिलेशन जुड़ा हुआ है। ठीक, तो देखिए, लोहे के विकास ने यानी खोज ने आर्थिक क्रांति लाई। किस समय? तो इसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन बेहतर हुआ उत्तर वैदिक कालीन लोगों का। यहाँ पर एक शब्द मिलेगा, जन। जन कहाँ पर मिला था? जन मिलेगा ऋग्वैदिक काल में। और जनपद कहाँ मिलेगा? उत्तर वैदिक काल में।
लेकिन महाजनपद कहाँ मिलेगा? हाँ, महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। यहाँ पे दो जगह मिलेगा महाजनपद शब्द का वर्णन, अभी बाद में बताएंगे उसको। तो ये जो है जन यानी ऋग्वेदिक पूर्व वैदिक काल में ये शब्द मिला होगा, जनपद बड़ा होकर उत्तर वैदिक काल में, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखे होंगे कुछ और बड़े बड़े राज्यों यानी कि प्रदेशों का जो विकास होता है वो महाजनपद बन जाता है। तो देखिए जन यही विस्तृत होकर जनपद और फिर महाजनपद बनता है। यहीं पर देखिए जन आपको भारत जन मिले होंगे, हम पढ़ाएंगे भी विस्तृत। ये जो भारत जन थे और एक मिलेंगे पुरुजन या पुरुजन, और यही मिलकर एक महाजनपद बना था। कौन सा? पुरुजनपद। इसको हम बढ़ाएंगे वही 16 महाजनपदों से। भारत जन और पुरुजन मिलके पुरुजन का विकास किया था। पुरुजनपद का राजा के अधिकारों में देखिए यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में सभा समिति विधन आदि का महत्व घट जाएगा। हमने अभी आपको बताया था कि रत्निन जो 7 थे वो 17 हो जा रहे हैं। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। यानी कि राजा के अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? राजा के अधिकारी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो समितियां थी जो सुझाव दिया करती थी उनका जो है महत्व घट रहा है। राजा अपने प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा कार्य संचालन कर रहा है। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति विधेयक आदि का महत्व कम होने लगा। पूर्व वैदिक काल में रत्निन 7 थे जो अब बढ़कर 17 हो गए। अब बलि जो था जो स्वेच्छाचारी था यानी गिफ्टेड था वह नियमित कर व्यवस्था। यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल में, ये उत्तर वैदिक काल हम पढ़ा रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में जो कर व्यवस्था थी वह कैसी हो गई? नियमित हो गई। कर व्यवस्था कैसी हो गई? नियमित हो गई। नियमित देखने को मिलती है। लेकिन वही पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से था यानी गिफ्टेड था। इच्छा है तो भैया दे दो राजा को, राजा के लिए भी कुछ जरूरतें हैं। तो ये यहाँ बलि जो था ये स्वेच्छा से था उपहार के रूप में। यहाँ जो है कर जो है व्यवस्थित हो गया, नियमित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कृषि का विकास हो गया तो आर्थिक जीवन में प्रगति आई। इसलिए जो है राजा टैक्स लेने लगा। जब जो राजा टैक्स लेने लगेगा तो वह राजा कैसा होगा? मजबूत हो जाएगा कि नहीं? उसकी आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी। वह अपनी सेना बना लेगा, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, तमाम सारी चीजें। नियमित कर व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। अभी भी पूर्णतः नियमित सेना नहीं रही, लेकिन सेना जो है अभी जो है क्या थी? सेना अभी नियमित नहीं थी, वही नागरिक सेना यानी अस्थायी सेना। सेना कैसी थी? अस्थायी ही थी। यहाँ पर अभी भी सेना अस्थायी थी। न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ यहाँ पर, क्योंकि जब राजा मजबूत हुआ तो न्याय व्यवस्था में भी यहाँ सुधार देखने को मिलता है। वहाँ न्याय व्यवस्था लचर थी। कहाँ? पूर्व वैदिक काल में। अब देखिए सामाजिक जीवन में इनका परिवार होता था। परिवार से बड़ा जो है कुल परिवार, परिवार से बड़ा विश्व होता था, फिर विश्व से बड़ा जन होता था, और फिर जन से बड़ा जनपद होता था यानी राज्य होता था। इस तरह की व्यवस्थाएं अभी हम आपको नोट कराएंगे। अभी क्या नोट कराएंगे अगली क्लास में। अब देखिए यहाँ भी संयुक्त परिवार हुआ करता था, लेकिन परिवार का मुखिया कौन था? पिता ही था। यानी यहाँ भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ भी देखने को मिलती है, यानी पूर्व वैदिक काल में। और देखिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था यहाँ कठोर हो गई, वहाँ पर कठोर नहीं थी। यहाँ की वर्ण व्यवस्था वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में सामने आती है। और जन्म के आधार पर यहाँ वर्ण व्यवस्था की संकल्पना देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था जिसका वर्णन कहाँ हुआ है? पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के
10वें मंडल के, हाँ 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जो बहुतों बार पूछा गया है भाई, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब आप समझ गए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से और नीचे पैर से शूद्र की यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कठोर रूप से वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। और कहा गया कि जो जो पेशा अपना रहा है उस पेशेवर के यहाँ अगर जन्म लेगा तो वह उसी पेशा को अपनाएगा। लेकिन वहाँ पर 9वें मंडल में मैं कवि हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ कर्म आधारित पेशा रहा होगा। एक ही घर में कई तरह के कार्य करने वाले लोग देखने को मिलते हैं। सामाजिक जो, अब देखिए यहाँ गोत्र जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। गोत्र जानते होंगे, कुछ लोग ब्राह्मण होंगे जो यहाँ गोत्र जानते होंगे, अपने गोत्र से बाहर शादी करते हैं। आप नहीं करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं। सर, हम लोगों में ये होता है कि अगर कोई सेम गोत्र का है तो शादी नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी। हाँ, ब्राह्मण में जैसे कि मेरा सांडिल है, तो अगर जैसे कि मिश्रा का सांडिल होता है, एक साइड में दीक्षित का भी होता है, तो दीक्षित भी ब्राह्मण है, मिश्रा भी ब्राह्मण है, तो उन दोनों में शादी नहीं होती। हाँ चलिए, यानी कि सजाती गोत्र में शादी नहीं होगी उस टाइम में। लेकिन उस समय जो गोत्र की कल्पना की गई, जो गोत्र आया उत्तर वैदिक काल में, गोत्र और आश्रम, तो ये इसमें होता क्या था, गोत्र कहते हैं कि ये गायों का समूह हुआ करता था और उस समूह को जो एक संगठित समूह पालता था उन गायों को, इसीलिए उनका कहा गया कि ये गोत्र है। जैसे अभी कहते हैं विंध्याचल वगैरह में जो वहाँ के पुजारी हैं वो अपनी बेटियां बाहर नहीं शादी करते, वहीं आपस में ही लेन देन उनका हो जाता है, आपस में ही। भाई यही हम लोग की शक्तिपीठ के ही जो पुजारी हैं वो वहीं आपस में शादी विवाह कर लेते हैं। कुछ इस तरह से गोत्र वाली व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी एक जगह पर जो वो को इकट्ठा करने वाला जो समूह होता था, जो अपने में ही शादी विवाह जैसी व्यवस्था कर लेता था। और आश्रम व्यवस्था यहाँ देखने को मिलेगी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र, आश्रम, आश्रम समझ रहे हैं कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य में टाइमिंग बताइए ब्रह्मचर्य की, 0 से 25 वर्ष। और उसके बाद गृहस्थ जीवन होता था। गृहस्थ जीवन में टाइमिंग क्या होती थी? 25 से 50 वर्ष की उम्र। उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 50 से 75। और फिर जो है संन्यास आश्रम हुआ करता था, ये तो जानते होंगे आप लोग, 75 से यानी कि मरने तक, हाँ टिल डेथ या सो ये लिख लीजिए। तो ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं आई वो उत्तर वैदिक काल में गोत्र और आश्रम जैसी व्यवस्थाएं आई। और देखिए भाई टाइम भी खत्म हो गया, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छी व्यवस्था जो ये आश्रम व्यवस्था में थी वो कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ थी। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण था, ये जान लीजिए बस, बाकी जानते हैं आप। यह सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप जो है संतानोत्पत्ति यानी पितृ ऋण से उऋण होते थे, देव ऋण से उऋण होते थे, बहुत सारे कार्य आप यहाँ कर लेते थे। तब उसके बाद आप जो है जंगल में जाया करते थे और जंगल में वानप्रस्थ में इनको जो है पढ़ाते थे, ब्रह्मचर्य वालों। फिर आप सन्यासी हो जाते थे, माया मोह से विमुक्त, और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे। सिर्फ धर्म और धार्मिक कार्य ही आपका मुख्य कर्म हो जाता था। यानी कि जो भक्तिमय धार्मिक कार्य करते हुए यहाँ पर व्यक्ति मर जाता था राम राम करते हुए। तो ये व्यवस्था आई गोत्र की और आश्रम वाली व्यवस्था। स्त्रियों की स्थिति देख लीजिए, यहाँ स्त्रियों की स्थिति क्या हुई? धीरे धीरे गिर गई। यहाँ सभा समिति या कर्मकांडों में भाग लेने की इजाजत बंद हो गई। दहेज प्रथा का की शुरुआत हो जाती है। वहाँ देखने को मिलता है नहीं, यहाँ पर दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा की शुरुआत हो जाती है। बहुविवाह था? नहीं था, बहुविवाह यहाँ भी देखने को नहीं मिलता। विधवा विवाह होता था। देखिए एक तरह का सवाल पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। पुत्री को
समस्त दुखों का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय। हाँ, तो ऐतरेय का कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण की पुत्री समस्त दुखों का कारण है। यही सेम लाइन से पूछा जाए, समस्त दुखों का कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? कारण है। इसका मतलब हुआ कि जो है स्त्रियों की दशा यहाँ पर गिर रही थी, डाउन हो रही थी। स्त्री समस्त दुखों का कारण है। ये बात कहाँ पर कही गई है? ऐतरेय ब्राह्मण। मैत्रेयी संहिता में कहा गया है कि जुआ, कासा यानी जुआ, सुरा और समान, सुरा यानी शराब के समान स्त्री तीसरी सबसे बड़ी बुराई है। ये कहा गया, कहा गया है? मैत्रेयी संहिता में कहा गया है। और यहाँ की देखिए कुछ विदुषी महिलाएं यहाँ भी देखने को मिलेगी, मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी। मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी यहाँ की विदुषी महिलाएं हैं भाई। अगले ढंग पे आपको हम पढ़ाएंगे ढंग से। दास प्रथा की बहुत ढंग से नहीं तो आप कह सकते हैं दास प्रथा रही होगी। शाकाहारी मांसाहारी भोजन ये लोग भी किया करते थे। यहाँ दो प्रकार के विवाह देखने को मिलेंगे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह कैसा होता था? जिसमें कन्या जो है निम्न वर्ण की होती थी, उच्च वर्ण का होता। यह बढ़िया व ठीक ठाक मानी जाती थी सर। लेकिन प्रतिलोम विवाह कैसा होता था? उल्टा हो जाता था, यानी निम्न वर्ण का वर और उच्च वर्ण की कन्या। और इसलिए यहाँ निम्न विवाह माना जाता था। वैसे मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह बताए गए? 8 प्रकार के। चलिए भाई आगे हम आपको हमें लगता है कुछ क्लियर हुआ होगा।